नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो स्पेशली फोर्थ ग्रेड का एक टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो दिया गया है वो है आपदा प्रबंधन। दोस्तों, ये जो टॉपिक था ये जेल प्रेरी एग्जाम में भी टॉपिक था। उसमें एग्जाम के अंदर भी सामान्यतः 2 एक प्रश्न पूछे गए थे और इस क्लास के अंदर मैं उन टॉपिक्स के प्रश्नों को लेके भी आऊँगा, थ्योरी लेके आऊँगा। क्योंकि ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर एक तो आपकी पी वाई क्यू यानी कि पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं जिनमें भूकंप को लेकर के, आपदा को लेकर या जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपदा को लेकर के वो हमने डाले। साथ ही साथ में एमसीक्यू डाले, जितने जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। और इसके अलावा आपको इस क्लास के अंदर मेनली क्या है, आपको अच्छी थ्योरी मिलेगी। साथ साथ में आपदा प्रबंधन के बारे में जितने भी वर्तमान में जो अभियान चलाए जा रहे हैं, बचाव राहत जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियान को भी ऐड किया। 2024-25 में आपदा प्रबंधन के जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं और रेस्क्यू सेंटर चलाए जा रहे हैं, जो ऐप पोर्टल वो मिलेंगे, ऐप या पोर्टल आ जाएगा, थ्योरी आ जाएगी, एमसीक्यू पीवाईक्यू आ जाएगा और इसके अंदर आपदा प्रबंधन का लेटेस्ट जो डेटा है वो पढ़ेंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारगर्भित क्लास है। मात्र 20 एक मिनट में टॉपिक हो जाएगा और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको जीके के विद रख के जाएंगे टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आपदा के बारे में। दोस्तों, आपदा जो टॉपिक है, आपदा है क्या? आपदा एक मानव जनित या फिर प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम मानव की क्षति है या इसमें आजीविका या फिर संपत्ति दोनों को क्षति होती है। और क्षेत्र के आधार पे आपदा को क्लासिफिकेशन किया गया है। क्षेत्र के आधार पे आपदा कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदा कौन सी है। वे आपदाएं जो प्राकृतिक, मौसम संबंधी, भूगर्भीय 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 या जैविक मूल की परिघटनाओं के कारण घटित होती है उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि चक्रवात हो गया, सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूस्खलन है, बाढ़, सूखा, आग, सामाजिक प्राकृतिक आपदाएं हैं। और नेक्स्ट, मानव जनित आपदाएं कौन सी है? जैसे विस्फोट होना, विषाक्त अवशिष्टों का रिसाव होना, प्रदूषण या बांध का टूटना होना, या युद्ध या नागरिक का संघर्ष होना, या वन की आग लगना, या फिर खनन, ये सारी क्या है? मानवीय जनित आपदा के अंदर आती है। नेक्स्ट देखेंगे, अवधि के आधार पे आपदाओं का क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो, तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं कम समय में अचानक और जबरदस्त तीव्रता के साथ भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी या आदि आ जाती है। और धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं कौन कौन सी है? तो जैसे रेंगने वाली या धीरे धीरे आने वाली आपात स्थिति, जैसे जलवायु का परिवर्तन होना, मरुस्थलीकरण होना, मृदा क्षरण होना या फिर सूखा पड़ना, ये क्या है? धीमी गति से। जबकि तीव्र गति से क्या है? तो वो हमने पढ़ा, भूकंप है, चक्रवात है, बाढ़ है, सुनामी, तीव्रता, ये तीव्र गति से बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में प्राकृतिक आपदा में भूकंप पड़ेंगे। पृथ्वी की सतह को अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूकंप को कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो यंत्र कौन सा आ जाएगा? सीस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप लेबी यंत्र से मापते हैं। इसकी रिएक्टर स्केल की तीव्रता की बात करेंगे, कितनी तीव्रता का नॉर्मल होता है, कितनी तीव्रता का हार्मफुल होता है। तो देखो, 3 रिएक्टर स्केल तक की जो तीव्रता होती है वो उसमें कुछ क्षति नहीं पहुंचती। 3 से लेकर जो 5 तीव्रता तक का होता है उसमें पुरानी इमारतों में दरार पड़ जाती है। 5 से लेकर के 7 तक जो होता है उसमें सड़कों में दरार आ जाती है। और जो 8 से ऊपर होता है इसमें भवन, जो मकान होते हैं उनका भर भरा करके गिर पड़ते हैं। तो इतने प्रकार की ये रिएक्टर स्केल के ऊपर है और सबसे हार्मफुल माना जाता है तो 8 से ऊपर का। नेक्स्ट बात करेंगे सुनामी। तो समुद्र की सतह से नीचे भूकंप आना, समुद्र की जो सतह है उससे नीचे भूकंप आना या ज्वालामुखी के फूटने या फटने के कारण तीव्र और ऊंची लहरें क्या कहलाती है? सुनामी का रूप लेती है। विश्व के विभिन्न भागों में चक्रवातों को अलग अलग नाम से जानते हैं। यहां से एक प्रश्न आएगा भाई, यहां से एक प्रश्न आएगा। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पीछे जो पढ़ा आप कर दोगे सही। अब देखो, टाइफून किसे कहां कहते हैं? तो इसमें पढ़ेंगे, तिथि रेखा के पश्चिम में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो तूफान चक्रवात उठते हैं उनको क्या नाम देते हैं? टाइफून कहते हैं। हरिकेन्स किसे कहते हैं? तिथि रेखा के पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में या दक्षिण प्रशांत महासागर में जो चक्रवात उठते हैं उनको हरिकेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन
दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों को कहा जाता है। और गंभीर चक्रवाती तूफान कहां पे आते हैं, तो उत्तरी हिंद महासागर के तहत। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात पड़ेंगे तो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के तहत। और विली विली ये कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो विली विली कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जबकि टोर्नेडो कहां पे, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जो चक्रवात आता है उसको क्या नाम दिया है, टोर्नेडो। विली विली कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गया। और भूस्खलन क्या है, देखिए साथियों, चट्टान के टुकड़े टूटना, मलबे या मिट्टी की ढेरों का ढलान के सहारे नीचे घिस करके गिरना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। सूखा, निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कह सकते हैं जब तक या तो बरसात में 50% से अधिक कमी हो या फिर 2 सालों तक निरंतर सूखे की स्थिति आप लगातार बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। बाढ़, किसी नदी के मार्ग के आसपास या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण जल स्तर की स्थिति जिसके कारण भूमि जल प्लावित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बाढ़ कहते हैं। और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी एक दरार, छिद्र या चिमनी है जिसके माध्यम से पिघली हुई चट्टान, जिसे क्या कहते हैं, मेग्मा कहते हैं, मेग्मा के रूप में जाना जाता है। और गहराई में पृथ्वी की सतह के ऊपर तक स्थानांतरित होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले मेग्मा को क्या नाम देते हैं, लावा कहते हैं। और लावा ही वह पदार्थ है जो छिद्र के चारों ओर शंकु का निर्माण करता है। और भारत में ज्वालामुखी जोखिम, भारत का एकमात्र पूछना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कहां पे है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है, तो बेरन द्वीप ज्वालामुखी। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो वह कौन सा है, बेरन द्वीप ज्वालामुखी। और है कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद हम बात करेंगे जैविक आपदा कौन सी होती है। बैक्टीरिया, वायरस या विषाक्त पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण बड़े पैमाने के ऊपर बीमारी या अक्षमता या मृत्यु से जुड़े प्राकृतिक परिदृश्यों को क्या कहते हैं, जैविक आपदा बनाते हैं। विधान, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986 और संबंधित नियम है। अब प्रश्न ये आएगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम ये कब का है, 2005 का। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में क्या है, सभी स्तर के ऊपर आपदा की रोकथाम, सभी स्तर पे आपदा की रोकथाम, समन प्रतिक्रिया, तत्परता, पुनरुत्थान के लिए संस्थागत और व्यवहारिक आधार पर स्थापित करता है। महामारी रोग अधिनियम 1897 केंद्र को कोई शक्ति प्रदान नहीं करता। केंद्र सरकार ने कोविड के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम का कानूनी आधार, प्रविष्टि 23, संविधान की समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का उल्लेख। और इसके बाद में है प्रविष्टि 29 में समवर्ती सूची एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को, जानवरों को या फिर पौधों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या फैलाने वाली बीमारियों या फिर कीटों की प्रसार की रोकथाम करती है। भारत में औद्योगिक आपदाएं कौन कौन सी कब हुई थी, देखिएगा। बॉम्बे डॉक्स विस्फोट 1994 में हुआ। चासनाल खनन आपदा कहां पे, 1975 में हुई। यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी 1984 के अंदर हुई। कोरबा चिमनी दशाव 2009 में हुआ। और इसके बाद जयपुर तेल डिपो कांड 2009 के अंदर। मायापुरी रेडियोलॉजी दुर्घटना 2010 में हुई। विशाखापट्टनम एचपीसीएल रिफाइनरी विस्फोट 2013 में। भिलाई स्टील प्लांट गैस रिसाव 2014 में। तुगलकाबाद गैस रिसाव 2017 के अंदर। कानपुर अमोनिया गैस रिसाव 17 में। बेलूर क्लोरीन गैस रिसाव 2017 के अंदर। भिलाई स्टील प्लांट गैस रिसाव 2014 के अंदर। और इसके बाद देखेंगे, ध्यान में रहना मेन क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल त्रासदी जो कांड है वो बहुत चर्चा में है, ध्यान दे लेना। भोपाल त्रासदी कांड ध्यान रहे 20 दिसंबर 2024 को, ध्यान रहे 20 दिसंबर 2024 को नेशनल हाईवे 48 के ऊपर एलपीजी गैस टक्कर की टक्कर होने के बाद जयपुर में लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई और 50 से अधिक घायल हुए। 1972 में संयुक्त राष्ट्र में आपदा कार्यालय स्थापित किया गया। 1990 और 99 की अवधि प्राकृतिक आपदा भूमिकरण के अंतरराष्ट्रीय दशक को घोषित किया गया। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जापान के योकोहामा के प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया। तो कहां पे हुआ है, योकोहामा जापान के अंदर 1994 में ये विश्व सम्मेलन हुआ। और ये है विश्व सम्मेलन
अब तक 3 बार आयोजित हो चुका है, 3 बार ये विश्व सम्मेलन हुआ है। जरा सुनिएगा, 1994 में कहां पे, योकोहामा जापान में हुआ। 2005 में कहां पे, कोबे में हुआ। और 2015 में कहां पे हुआ है, सेंदाई फ्रेमवर्क, जिसके लक्ष्य माने जाते हैं 3 हैं। तो यहां पढ़ेंगे योकोहामा, कोबो एंड सेंधाई, 3 विश्व सम्मेलन हो चुके हैं। 2017 में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान में सहारक आपदा प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया गया। 2016 में ब्रिक्स आपदा प्रबंधन मंत्रियों की जो बैठक है वो राजस्थान के उदयपुर में की गई थी, 2016 में उदयपुर में हुई थी। और अब है बहुत अच्छा प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को प्रभावी, कुशल और संगठित तरीके से आपदाओं से निपटने के लिए 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया। अधिनियमित कब हुआ, 23 दिसंबर 2005 को ये अधिनियमित किया गया। और यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इसमें 11 तो अध्याय है और 79 धाराएं हैं, ध्यान दे लेना। तो इसमें 11 तो अध्याय हैं, तो इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 11 अध्याय कितने हैं, 11। और इसमें कुल धाराएं कितनी है, 79। तो इसमें कुल 79 धाराएं। अधिनियमित की बात करेंगे तो यह अधिनियमित कब हुआ था, 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित हुआ, पूरे भारत में लागू है। 11 अध्याय हैं, 79 इसमें धाराएं हैं। इसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के साथ साथ औद्योगिक या जैविक आपदा जैसी दुर्घटनाओं और लापरवाही के कारण होने वाली आपदाएं भी इसमें शामिल की गई है। और आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। सुनिए, इस अधिनियम की धारा 42 की स्थापना का प्रावधान करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर, हम बात करेंगे नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्म, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिएक्शन फॉर्म, सॉरी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स। तो इसमें हम बात करेंगे अधिनियम की धारा 44 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन खतरनाक आपदा स्थितियों के साथ प्रशिक्षित पेशेवरों की मदद से एक विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी, इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, डॉग स्क्वाड, बचाव कर्मी आदि शामिल होते हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स ने 2008 में बिहार में कोसी का तटबंध टूटने पर, 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई, 2014 में कश्मीर में अचानक आई बाढ़ और 2018 में केरल की बाढ़ जैसी कई स्थितियों में लोगों को बचाने में भूमिका निभाई है। 2025 का पुरस्कार संस्थागत कैटेगरी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INEOS को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हर वर्ष 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अपना स्थापना दिवस कब बनाता है, 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है। और इसकी स्थापना कब हुई, 2008 में। तो हम बात करेंगे इसकी स्थापना 19 जनवरी 2008 के अंदर स्थापना इसकी की गई थी। और आगे आपदा न्यूनीकरण जो 2024 की थीम क्या थी, वापिस सुनिएगा, आपदा न्यूनीकरण जो है उसकी थीम क्या रखी गई है। तो आपदा न्यूनीकरण जो दिवस 2024 की जो थीम है वो क्या है, इंप्रूविंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर, ये थीम लिखी गई है। नवंबर 2024 में भारतीय सेना के द्वारा बहुसंस्था आपदा राहत संयुक्त सैन्य अभ्यास का विमोचन 2024 को किया गया और आयोजित गुजरात के पोरबंदर और अहमदाबाद में किया गया। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा 23 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करके राज्य में लू, ताप, घात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। तो कल को जैसे भूस्खलन आ जाए, वहां पे ज्वालामुखी आ जाए, चक्रवात आ जाए, लू आ जाए, तो लू भी क्या शामिल हुई है, लू किसमें शामिल की है जरा देख लीजिएगा। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा 23 दिसंबर 2024 को 23 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान में लू को, तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा की कैटेगरी में शामिल या अधिसूचित किया गया है। अब लू भी इसमें शामिल हुई है 23 दिसंबर 24 को। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, जलवायु परिवर्तन नीति 2023 राजस्थान के संदर्भ में। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 2050 तक
आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। वो कौन सी पॉलिसी में? जलवायु परिवर्तन नीति 2023 के अंदर ये प्रावधान हुआ है। कम विविधकरण वाले जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद, कम कम विकिरण वाले जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद जैसे जिलों पर अधिक ध्यान देकर के फसल विविधकरण को बढ़ावा देना है। और अब एक अभियान पूछेंगे, करंट का प्रश्न भी आ सकता है। ये अभियान पूछेगा कि ऑपरेशन राहत कब और कहां चलाया गया। तो ऑपरेशन जो राहत है ये 15 मई 2025 से 15 मई 2025 से भारतीय सेना के द्वारा नागालैंड में संचालित आपदा राहत अभ्यास है। तो आपदा राहत है ये कहां पे चलाया गया? नागालैंड में चलाया गया है एक अभ्यास, जो कि आपदा से राहत दिलाने का अभ्यास चलाया गया है। किस नाम से? ऑपरेशन राहत के तहत। ऑपरेशन बर्मा पूछ सकते हैं, ऑपरेशन बर्मा। तो यह 28 मार्च 2025 को कहां पर? म्यांमार में जो भूकंप आया था, म्यांमार में आए भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए कौन सा मिशन या अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन बर्मा चलाया गया है। और एक चर्चा में ऐप है, पोर्टल पूछ सकते हैं कि आपदा आदि की जानकारी के लिए जो पोर्टल या जो ऐप है वो ऐप कौन सा है? सचेत ऐप लॉन्च किया गया है। सचेत जो ऐप है ये भूकंप या आपदा आदि की जानकारी देता है, वो ऐप कौन सा है? सचेत ऐप। अभी हाल ही में आर्थिक समीक्षा 2024-25 में राजस्थान में डिजास्टर रिकवरी जो डाटा सेंटर है सरकार ने खोलने की जो घोषणा की है वो कहां पे की है? जोधपुर में। तो जोधपुर में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर है, डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर है वो कहां पे खुलेगा? जोधपुर में खुलेगा। आपदा के पल पल की जो खबरें जो अपडेट के लिए कौन सा ऐप है? तो सचेत ऐप या सचेत पोर्टल लॉन्च किया गया है। और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा में ध्वनिमत पारित हो गया। और भूस्खलन अत्यधिक सुविधता हिमाचल, युवा परिवर्तित क्षेत्र, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी है जहां पे भूस्खलन अत्यधिक सुविधता के साथ है। और नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप, जो कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र सरकार के द्वारा कोविड के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 ये लागू कर दिया गया कोविड के लिए। अब है यूगो डी फ्रेमवर्क सेंधाई में। यूगो जो फ्रेमवर्क था 2005 का, उसमें कुल कितनी प्राथमिकता निर्धारित की गई थी? इसमें कुल 5 विशेषताएं निर्धारित की गई थी। और इसकी अवधि पढ़ेंगे 2005 से लेकर 2025 तक पूछ सकते हैं। तो इसकी अवधि कब से कब तक है? 2005 से लेकर 2025 तक। सेंधाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य 2030 तक क्या है? वैश्विक आपदा मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लेकर के आना। और सेंधाई फ्रेमवर्क के कुल कितने वैश्विक लक्ष्य हैं? 7 वैश्विक लक्ष्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आपदा के जोखिम को न्यूनीकरण करना। 7 इसके लक्ष्य है। अवधि कब तक? 2030 तक इसकी अवधि है। 2030 तक आपदा मृत्यु दर में पर्याप्त रूप से कमी लेकर के आना। और नेक्स्ट है बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जेल प्रेरी के अंदर यहां से प्रश्न पूछा गया। तो बात करेंगे आपदा प्रबंधन एक्ट 2005, यह 23 दिसंबर 2005 को ध्वनिमित किया गया था। और इसमें कितने? 11 अध्याय हैं और 79 धाराएं हैं। तो इसमें 3 स्तर के ऊपर है, एक राष्ट्रीय स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, एक जिला स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम पढ़ेंगे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट स्तर पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला स्तर पे जिला आपदा प्रबंधन। जो राष्ट्र स्तर पे पढ़ेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और कुल कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। राज्य स्तर की बात करेंगे तो स्टेट लेवल के अंदर जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। और मेंबर अध्यक्ष कितने होते हैं? सॉरी, अध्यक्ष होते हैं एक मुख्यमंत्री। और मेंबर कितने होते हैं? तो इसके 8 मेंबर होते हैं। और जिला स्तर पे जिला आपदा प्रबंधन की बात करेंगे तो जो प्रभारी होता है, जो नेतृत्व करता है, जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर। और सदस्य कितने होते हैं? 7। तो जिला स्तर पे 7, राज्य स्तर पे 8 और राष्ट्र स्तर पे 9। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर है, राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री है, और नेशनल लेवल पे पढ़ेंगे तो प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी आपके आना है। और आगे देखेंगे नोट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य में 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 को लागू किया गया। तो वो तो भारत के संदर्भ में था। भारत के संदर्भ में तो ध्वनिमत जो पारित किया, अधिनियम पारित कब हुआ? 23 दिसंबर 2005 को। लेकिन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजस्थान में, राज्य की बात करूंगा मैं, तो 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 लागू हो गया। 1 अगस्त 2007 से, ध्यान देना, है 2005 का एक्ट, लेकिन 1 अगस्त 2007 से लागू हुआ था। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 की अनुपालना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2007 को राज्य आपदा प्राधिकरण गठित किया गया। वापस सुनिएगा,
राज्य आपदा प्राधिकरण। राज्य आपदा प्राधिकरण जिसकी हम बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्य कितने होते हैं इसके? 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 8 सदस्य होते हैं। तो यह जो प्राधिकरण है ये कब गठित हुआ था? तारीख पूछ सकते हैं। तो यह 6 सितंबर 2007 को यह प्राधिकरण गठित किया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन जो नीति है वो आपदा प्रबंधन के बचाव एवं बचाव के लिए 25 अक्टूबर 2007 से नीति लागू की गई है। तो राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब लागू की गई है? तो तारीख पूछ सकते हैं। 25 अक्टूबर 2007 से इस नीति को लागू किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब बनाई गई? 2016 में बनाई गई थी और ये देश की पहली योजना है। और नेक्स्ट इसके बाद में सरकार ने कोविड-19 प्रकोप को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल किया। तो चर्चा में है कोविड-19 को कौन सी आपदा में शामिल किया गया है? अधिसूचित आपदा में शामिल किया गया। आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर 2009 में CDR गठित की गया। और कोविड-19 में जो भीलवाड़ा का जो मॉडल पूरे देश के अंदर सराहा गया तो बहुत फेमस है। नेक्स्ट, राज्य की पहली जो पर्यावरण नीति है ये कब आई थी? फरवरी 2010 में लागू की गई थी। अकाल, सूखा या अकाल की सर्वाधिक तीव्रता, राजस्थान के कौन से जिले में अकाल या सूखे की सर्वाधिक तीव्रता है? तो वो जिला कौन सा है? पाली जिला। 2003 में सर्वाधिक 32 जिले अकाल से प्रभावित घोषित किए गए थे। तो सर्वाधिक अकाल से प्रभावित जिले घोषित हुए थे 32 जिले। कौन सी सेशन में? 2002 और 3 के अंदर। जबकि 2022 और 23 में सबसे कम सिर्फ एक जिला ही घोषित हुआ है, सिर्फ एक जिला 2022 और 23 के अंदर। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर पीछे यूआरओ में कि जनवरी 2025 में 20 जिले सूखे घोषित हुए हैं। जनवरी 2025 में 20 जिले घोषित हुए हैं, सूखे से घोषित हुए हैं। और सर्वाधिक जो सूखा से ग्रस्त गांव है वो कहां पे? टोंक जिले में है। और सबसे कम जो सूखे से जो ग्रस्त गांव है तो वो कहां पे? 12 जिले में। 12 में सिर्फ एक ही गांव है जो सूखे से ग्रस्त है। और आपदा के लिए आपातकालीन जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन से? 112। ऐप कौन सी? सचेत ऐप आएगी। आपदा के लिए जो ऐप कौन सी है तो वह सचेत ऐप आएगी। हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? 112 हेल्पलाइन नंबर आ जाएंगे। आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार कब दिया जाता है? 23 जनवरी को दिया जाता है। आपदा न्यूनीकरण जो दिवस 2024 की जो थीम की बात करेंगे, इंप्रूविंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रेजिलेंट फ्यूचर। भारत में कितने भूकंप जोन है? भारत में 4 भूकंप जोन है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मंत्रालय कौन सा है? तो गृह मंत्रालय। तो उनका मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। आपदा न्यूनीकरण जो दिवस है वो कब बनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर 2024 की थीम ऊपर बता दी गई है। दिवस कब? 13 अक्टूबर को। आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब देते हैं? 23 जनवरी को दिया जाता है। और सर्वाधिक आपदा से ग्रस्त राज्य में अव्वल कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक आपदाग्रस्त में टॉप में है? तो वह कौन सा है? ओडिशा। और अब इसके बाद जो कुछ प्रश्न है ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में पूछे गए थे। जेल प्रहरी में शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे। तो जेल प्रहरी में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2025 में वो प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं मैं कि उस सुपर चक्रवात का नाम पहचाने जिसने मई 2020 में पश्चिमी बंगाल और ओडिशा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। तो अम्फान। तो नाम क्या है उसका? अम्फान नाम है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है रीता भी है, कैटरीना भी है, फानी भी है और अम्फान। और इसके बाद में 1984 में भोपाल में मेथाइल आइसोसाइनेट MIC मेथाइल आइसोसाइनेट जो गैस का रिसाव हुआ। तो रासायनिक जो दुर्घटना है वो कौन से स्टेट से है? तो भोपाल में। और स्टेट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और रसायन कौन सा है? MIC से रसायन हुआ जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। कब था? 1984 के अंदर। काफी चर्चा के अंदर है। ये प्रश्न पूछ लिया गया जेल प्रहरी में। जेल प्रहरी में ये प्रश्न पूछा गया था कि भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? मरुस्थल कहते हैं। और विश्व मरुस्थलीकरण जो दिवस है तो ये आपसे पूछ ले विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। और इसके बाद में है पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन को समझने के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो महामारी, सर्वव्यापी, प्रदूषण या गुणवत्ता। तो राइट जो आंसर है वो कौन सा है? प्रदूषण। साथियों ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं जेल प्रहरी एग्जाम। जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था 2025 में उसमें सारे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे गए हैं। और इसके बाद में अगला है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है?
तो राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री। तो हमने पढ़ा था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एक है जिला स्तर। तो तीनों आपको लेवल पढ़े थे। जिला स्तर पे कौन सा है? जिला कलेक्टर, यहाँ पे सीएम, और ऊपर पढ़ेंगे कौन सा? पीएम है। तो ये हमने पढ़े थे। यहाँ पे कौन आ जाएगा? मुख्यमंत्री। जिला स्तर पूछेगा तो जिला कलेक्टर आएगा वहां पे। और ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे जो प्रश्न हैं वो जेल प्रेरी एग्जाम में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन होगा? जिला कलेक्टर। तो जिला अधिकारी या फिर जिला कलेक्टर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जिला अधिकारी या जिला कलेक्टर। तो ये छोटी सी क्लास है, मेन देख लेना। नेशनल डिजास्टर, स्टेट डिजास्टर, कोविड को लेकर के, या फिर मरुस्थल को लेकर, या लू जो अभी हाल ही में इसको ध्वनिमत से पारित किया गया है, इसको भी शामिल किया गया है, ताप अवघात आपदा के अंदर है। तो ये क्लास आपका 4th ग्रेड में इस टॉपिक को दे रखा है, तो डेफिनेटली यहां से प्रश्न आना है। 15 मिनट की क्लास है, तो अच्छे से देख लेना। मेनली आपको क्या करना है, जितने भी जो चक्रवात आए हैं उन चक्रवात के नाम जरूर देख लेना। जैसे ऑपरेशन बर्मा हो गया, ऑपरेशन ग्रीमा हो गया, टाइफून हो गया, हरिकेन्स हो गया, टोर्नेडो है, या हम कह सकते हैं मिशन अभ्यास हो गया, या इसके अलावा फिना नाम आया था, या कैटरीना नाम आया था, या अम्फान नाम आया। जितने भी जो अभ्यास मिशन चलाए गए हैं उनका जिक्र देख लेना, जो काफी चर्चा में रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी त्रासदी है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी का रिसाव हो गया, ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, वो भी देख लेना। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी और सारगर्भित और काम में आने वाली होगी। क्लास कैसी लगी आपका रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।